मानसिक असंतुलन के दौरे में जब मालेराव अहिल्याबाई पर कातिलाना हमला करता है तो सौभाग्य से वो बच जाती है। महाजी अहिल्याबाई को दिलासा देते हैं कि मालेराव जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। इधर फिरंगी चालों से बचने के लिए शहंशाह शाह आलम दिल्ली पहुंचने से पहले अपनी ताजपोशी की रस्म अवध में पूरी कर शुजाउद्दौला को अपना वजीर बनाना चाहते हैं। जब यह खबर शुजाउद्दौला को मिलती है तो अपने सरदारों से सलाह मशवरा करते हैं। सभी सरदार उन्हें सलाह देते हैं कि यदि वे शहंशाह शाह आलम का साथ देंगे तो उन्हें पुणे के पेशवा की मदद जरूर मिलेगी। शुजाउद्दौला अपने सफीर के साथ शहंशाह शाह आलम को कीमती तोहफे भिजवाता है और साथ ही अवध आने के लिए आमंत्रित करता है। इधर निजाम हैदराबाद से सुलह होने के बाद आनंदीबाई रघुनाथ राव को अंग्रेज हाकिमों और मैसूर के नवाब हैदर अली से समझौते का खत लिखने का मशवरा देती हैं। आनंदी और फड़के नकली जानको जी को पेशवा दरबार में पेश करने की योजना बनाने में जुट जाते हैं। डेरे पर पहुंचने के बाद बिसाजी को पता चलता है कि थोराट रोजाना रात को बाहर जाता है। दरअसल थोराट चंपाबाई नामक एक नाचने वाली के जाल में फंस चुका है और माने से पैसा लेकर उसे नकदी और कीमती जेवर उपहार में देता है। इधर महाजी राणे खां से कहते हैं कि दिल्ली को फिरंगी साजिशों से बचाना होगा। यदि वे ऐसा कर पाए तो दिल्ली के साथ साथ सारी सूबेदारियां बच जाएंगी। Gentlemen, His Excellency, Mr. Robert Clive, Governor General, the East India Company. Gentlemen, तशरीफ रखिए प्लीज। मिस्टर सेक्रेटरी, कंपनी के काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स के तमाम मेंबरान हाजिर हैं। आज का एजेंडा पेश कीजिए। यस सर। इस मीटिंग में योर एक्सेलेंसी बताएंगे कि आज हिंदुस्तान की सियासी हालत क्या है। हम योर एक्सीलेंसी के कीमती ख्यालात जानने के लिए बेताब हैं। थैंक यू। हिंदुस्तानियों की इस वक्त 3 पावर सेंटर हैं और तीनों जगह बात उलझी हुई है। दिल्ली में वजीर इमाद उल मुल्क की बादशाही है और वो शहंशाह शाह आलम को दिल्ली आने नहीं देता। लेकिन हमें इस पावर सेंटर से कोई खतरा नहीं, क्योंकि इमाद उल मुल्क की फौजी और माली ताकत कुछ नहीं और राजधानी में तख्त पर शाह आलम के ना होने की वजह से मुगल सल्तनत की हैसियत एक लावारिस और यतीम की सी है। बिल्कुल सही। और दूसरा पावर सेंटर? दूसरा पावर सेंटर है लखनऊ। शुजाउद्दौला फौजी तौर पर बहुत ताकतवर हैं और माली तौर पर बहुत दौलतमंद। हमारे मुखबिर मुनीरुद्दीन ने खबर भेजी है कि शाह आलम जल्द लखनऊ जाएंगे और दूसरी बार अपनी तख्त नशीनी करेंगे। वो दिल्ली जाने की हसरत कभी बाद में पूरी करेंगे। यहां में कुछ खतरे की उम्मीद हो सकती है। अब हम तीसरे पावर सेंटर के बारे में सुनना चाहेंगे योर एक्सीलेंसी। वो है पुणे। पुणे में 5 आदमी और 2 ग्रुप हैं। रघुनाथ राव जो पेशवा बनने का बड़ा अरमान रखते हैं और जिसके लिए हमारी मदद की तलबगार हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि मराठा राज खत्म करने में वो अनजाने अनबूझे तौर पर हमारी मदद करेंगे। दूसरे ग्रुप में 4 आदमी हैं। मल्हार राव होलकर जो बहुत ही बहादुर, काबिल और देशभक्त हैं, लेकिन वो बूढ़े हो गए हैं। बाकी 3 आदमी नौजवान, जोशीले और सख्त अंग्रेज दुश्मन हैं। माधवराव पेशवा, नाना फडणवीस
और महाजी सिंधिया। ये पावर सेंटर हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा खतरा हमें किससे हो सकता है? महाजी सिंधिया। आदाब अम्मी हुजूर। सलामत रहिए। दौलत और मर्तबा दिनों दिन बढ़े। खुदा अच्छा वक्त लाए। बैठिए। तीनों दुआएं अम्मी हुजूर, आपकी तीनों दुआएं कबूल हैं। मुगल फरमा रवा शाह आलम सानी लखनऊ आ गए हैं, हमें वजीर बना दिया है। शुक्र है आपकी मुराद और हमारी दुआएं कबूल हुई। जैसे अब्बा हुजूर सल्तनत मुगलिया के वजीर थे, वैसे हम भी बन गए हैं, और अब हम वो दाग मिटा देंगे जो हमारे माथे पर लग गया। आपने कहा था ना अम्मी हुजूर कि हमने बाहर वालों के साथ मिलकर इस मुल्क को लुटवाया। अब हम उन बाहर वालों को इस मुल्क से निकालकर अहले वतन से अपने आप को माफ भी करवा लेंगे और उनके आगे सुरखुरू भी हो जाएंगे। नूरे चश्म, किसकी बात कर रहे हैं? अब्दाली तो चला गया। लेकिन अंग्रेज तो हैं, बंगाल ले लिया और अब बिहार में अपने पंजे जमा रहे हैं। इन दो सूबों को आजाद करवा के यह साबित कर देंगे कि हम इस मुल्क और मुगल सल्तनत दोनों के वफादार हैं। लेकिन मुगल सल्तनत की छाती पर तो सांप बनकर रोहेला नजीब बैठा है, और अब तो मराठे भी नहीं जो उसे वहां से हटा सकें। हमने उन्हें पैगाम भेजा है, अगर पेशवा जी हमारा साथ दें तो हम अब्दाली और अंग्रेजों के जूते सीधे करने वाले गद्दारों को इस मुल्क से बाहर निकाल फेंकेंगे। नहीं बेटे, वक्त से पहले नहीं बोलते इतने बड़े बोल। ये वक्त दुआओं का है, दुआ कीजिए। आरती हो रही है, आजान सुनाई दे रही है। आप जीत के आए, हमें इनके साथ फतेह की शादियाने सुनाई दें। सुनाई देंगे अम्मी हुजूर, और फिर हम दिल्ली जाएंगे। उसके दरवाजों को एक बार और कुंडी सांकल लगाकर उसकी चाबी अपने बादशाह सलामत शाह आलम सानी को पेश करेंगे। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार। सुल्तान इब्ने सुल्तान, शहनशाह हिंदुस्तान, हुजूर पुरनूर, शहनशाह शाह आलम सानी दरबार आलिया में रौनक अफरोज हो रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ अविघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशाही मुबारक। मुबारकबाद शहनशाह। हमारे बादशाह सलामत जिल्ले सुभानी शाह आलम सानी की पहली ताजपोशी बिहार में गोधुली के मुकाम पर हुई, दूसरी आज लखनऊ में हो रही है। वो मुबारक दिन आए कि दिल्ली के लाल किले में भी हो। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा वो नेक घड़ी कल की बजाय आज लाए। वजीर आजम की दस्तार और खिलत पेश की जाए।
अवध के इस दारुल खिलाफा लखनऊ से हम शाह आलम सानी सल्तनत मुगलिया के जायज और मुतलक शहंशाह अपने वालिद मरहूम के कातिल इमादुल मुल्क को बरतरफ करते हैं और उसकी जगह सूबेदार अवध नवाब शुजाउद्दौला को वजीर आजम मुकर्रर फरमाते हैं। शहंशाह सलामत, वजीर सल्तनत मुगलिया। ये बदनसीबी है कि हमारी ताजपोशी दिल्ली में नहीं दूसरी जगहों पर होती है। हमारे साथ ये मजाक हालात और जमाने ने किया। जब तख्त पर कोई बैठता है और बदकिस्मती से उसकी डोर किसी और के हाथ में चली जाती है, यही होता है। इमादुल मुल्क ने पेशवा के भाई रघुनाथ राव को 40 लाख रुपए देने का वादा करके दिल्ली की विजारत हासिल की और यह रकम अदा करने के लिए उसने खजाना खाली किया, दिल्ली के लोगों को लूटा, सिपाहियों की तनख्वाहें नहीं दी। अपनी सल्तनत का खजाना भरने के लिए जब हम राजपूतों से वसूली करने लगे तो उस नाहनजार ने हमारे हाथ बांध दिए। धोखे से हमें बुलाया और कैद करना चाहा, बच निकले तो बागी करा। 11 साल से हम मारे मारे नहीं फिर रहे। मुगल सल्तनत की किस्मत संवारने के लिए बागी सूबेदारों और बदनीयत ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से लड़ रहे हैं। हम बिहार से मुर्शिदाबाद तक पहुंच गए थे। अपने बिहार और बंगाल के सूबे वापस लेने वाले थे। इमादुल मुल्क ने ऐलान कर दिया कि हमें इख्तियार नहीं, हमारा कोई हक नहीं रहा। बस अंग्रेजों को हमारे सामने लश्कर लाने का मौका मिल गया और गद्दारों की मदद से उन्होंने हमें हरा भी दिया। मां बदौलत अब अपने सूबे अवध में है। सूबेदार अवध सल्तनत मुगलिया के वजीर हैं। उनकी ताकत हमारी ताकत है। अब पश्चिम में हम दिल्ली तक जाएंगे और पूरब में बिहार और बंगाल तक। ये मुल्क हमारा है, उन सब का है जो यहां रहते हैं, उनका नहीं जिनकी जड़ें बाहर हैं और यहां आकर खुशहाली लूटते हैं। यहां के दर्द को अपना दर्द नहीं समझते। उनका नहीं है ये मुल्क। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद।
दिल्ली कब जा रहे हो महात बेटा? दिल्ली और मैं खुद बादशाह के लिए हनोज दिल्ली दूरस्त। क्या कहा तुमने? जी हां, जो मौलवी साहब मुझे फारसी पढ़ाते थे ना, वो कहा करते थे हनोज दिल्ली दूरस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है काका। महात बेटा, तुम्हारे लिए अब दिल्ली दूर नहीं। लखनऊ में ताजपोशी के बाद शुजाउद्दौला पठान और हमारे अपने पेशवा जी दिल्ली आकर तख्त संभालने के लिए तैयार हैं। और गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क को भूल गया? कैसे उसने शहंशाह आलमगीर सानी का कत्ल करवाया और कैसे बादशाह शाह आलम को दिल्ली से निकाल फेंका। वो कैसे चाहेगा कि बादशाह शाह आलम वापस दिल्ली पहुंच जाए? कोई चाहे ना चाहे, वक्त की धारा नहीं बदली जा सकती। मुगलिया ताजो तख्त मुगल शहंशाह का हक है और उन्हें मिलना ही चाहिए। काका, अगर मेरा बस चले ना तो मैं महान पेशवा बाजीराव की राजनीति पर चलते हुए दिल्ली की ताकत मजबूत करूं, शहंशाह शाह आलम को दिल्ली के तख्त पर बिठा दूं और उनके हुक्म से हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में ले लूं। यही होना चाहिए महात बेटा। अगर ऐसा होगा तो हमारी मराठा रियासत और भी ताकतवर हो जाएगी और पेशवा जी का झंडा सारे हिंदुस्तान में लहराएगा। और यह काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। आप मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं काका, वरना मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। महात बेटा, मैं जानता हूं तुम क्या हो, और एक दिन सारा हिंदुस्तान जान जाएगा। चलो। जमुना, वो जमुना, क्या है? भाई जरा यहां आओ। मुझे बहुत काम है। अरे जरा मेरी बात तो सुनो। देखा मां, देखा आपने व्यवहार देखा इसका? देख रही हूं मात बेटी, वो एक स्त्री है, तुम्हारी पत्नी है, उसकी भी कुछ भावनाएं हैं। वो देख रही कि तुम आजकल इंदौर बहुत जाने लगे हो। तुम अब होलकर और अहलिया के हाथों में खेल रहे हो। वो जो कहते हैं करते हो, मेरी बात भी नहीं सुनते। मैं आपकी बात नहीं सुनता? हाँ, पहले तुम मुझसे पूछते थे, मैं बताती थी क्या करना है, लेकिन आज जो तुम मेरे साथ तय करते हो, इंदौर जाकर बदल देते हो। तुम बदलते जा रहे हो महात। नहीं मां, मैं टूटा हुआ था, अंधेरे में था। अब मुझे कुछ ऐसे लोग मिल गए हैं जिनके हाथ में दिया है और वो मुझे रोशनी दिखा रहे हैं, राहें दिखा रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, मुझसे हमदर्दी करते हैं। वो तुम्हें अहलिया भाई और होलकर जी पर इतना एतबार है? हां, मैंने अहिल्या बाई की आंखों में वो देखा है जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। मैंने होलकर महाराज का हाथ अपने कांधे पर देखा है मां, उनकी जबान से मुझे बेटा कहते हुए सुना है। मैं उन पर शुबा नहीं कर सकता। मुझे सच्चे हमसफर मिले हैं और मैं उनके साथ आगे बढ़ूंगा, चाहे आपको बुरा लगे चाहे जमुना को। ये तुम अपनी मां से कह रहे हो? मां साहब, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मेरे सामने बहुत सी चीजें हैं और उन्हें हासिल करने के लिए बड़ा दिल, बड़ा दिमाग और बड़ी नजर चाहिए। यह गुरूर नहीं है मां, इसका एहसास मुझे इस अच्छी और बुरी दुनिया में रहकर हासिल हुआ है। वजीर सल्तनत मुगलिया इज्जत माब इमादुल मुल्क तशरीफ लाते हैं।
क्या खबर है? हुजूर, एक मनहूस खबर है। लखनऊ पहुंचकर शहनशाह शाह आलम सानी। ना शहनशाह है ना शाह आलम सानी, वो अली गौहर है जिसे हम दिल्ली से निकलवा चुके हैं। खुद ही अपने सिर पर ताज रख लिया और खुद ही कहा कि वो शाह आलम सानी है। बागी है वो जिससे अंग्रेज बिहार में हथियार डलवा चुके हैं। लेकिन लखनऊ में फिर ताजपोशी हुई है और जानकी अमान शुजाउद्दौला को वजीर बनाकर दिल्ली आने का इरादा है। वजीर हम हैं और उसे दिल्ली आने के लिए रोहेलखंड और बुंदेलखंड में आग के दरिया पार करने पड़ेंगे, जहां नजीब-उद-दौला और उसके पठान ये कभी नहीं चाहेंगे कि मुगल सल्तनत के वजीर की जो हड्डी हमारे मुंह में है वो ख्वाब में भी शुजाउद्दौला के मुंह में चली जाए। लेकिन हुजूर, आपके मुंह से निकालने के लिए वे मिल सकते हैं। हुजूर, ये तीनों पठान हैं, ये पहले भी कोशिश कर चुके हैं हम तुर्कों को यहां से निकालकर हिंदुस्तान का बादशाह बनने की। इस बात पर ध्यान रखा जाए, और अगर शुजा और नजीब आपस में मिलकर अली गौहर को दिल्ली आने दें तो आप उनके लश्करों में रिश्वत बंटवाकर शाह आलम को न आने दें। बेटी, सुना आपने? हमारे शहंशाह बेटे दिल्ली आ रहे हैं। भाईजान सचमुच आ रहे हैं अम्मी जान? अल्लाह न चाहे दुश्मनों को मुंह काले होंगे। आमीन। मगर ये खबर आपको मिली कैसे? हमारे हरम की बदनसीब दुनिया और बाहर की जल्लाद दुनिया के बीच अगर कोई पुल है तो यही तो है। यही तो हमें बाहर की खबर लाकर देती है। अपनी तो कोई दुनिया नहीं, आप लोगों की दुनिया में हंस बोल के, ठठोल बाजी करके, मीठा बोल सुन के ये आप लोगों की मोहब्बत है कि अपने दिन गुजार रही हूँ। खाने में जाने की इजाजत नहीं है। कोई आ रहा है बेगम साहिबा? मलका आलिया वजीर आजम तशरीफ ला रहे हैं, पर्दा करो। हम मलिका आलिया से अर्ज करने आए हैं कि अपने बेटे को चिट्ठी लिखें कि वो दिल्ली का रुख ना करे, यहां आने से बाज रहे। हमारे सरताज और अपने बादशाह को मजबूर करके आपने हमारे बेटे को बाप की कलम से बागी करार दिलवाया। अब हमारे बेटे वापस आना चाहते हैं तो आप हमसे, एक मां से, यह काम करवाना चाहते हैं? हाँ, अगर आपने इनकार किया तो हरम पर दोहरा पहरा बिठा दिया जाएगा और आपकी शहजादियों और दूसरी बेगमात का खाना बंद कर दिया जाएगा। बंद कर चुके हो 2 बार इमादुल मुल्क। पहली बार 3 दिन की भूखी शहजादियां लाल किले की दीवार पर जा बैठी थी और दूसरी बार दुपट्टे फेंक कर लाल किले की दीवार पर से कहा था, दिल्ली वालों, हम तुम्हारी शहजादियां हैं, हमारी ये दुर्गत तुम्हारे वजीर ने बनाई है। इस बार तुमने कुछ किया इमादुल मुल्क तो दिल्ली वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। गिरफ्तार कर लो इन्हें। हुजूर, हमें हरम में इसलिए रखा जाता है कि यहाँ से लोग जा सके और हरम में कोई आ ना सके। अगर आज आपको भेज दिया तो कल से लोग हमें भी मर्द कहने लगेंगे। जो भी आया बिना लड़े दिल्ली के दरवाजे उसके लिए खोल दिए, जो लूटना चाहा लूट लिया। काट डालो इस गुस्ताख की गर्दन। इन्हें तलवारें दी गई थी कि हुकूमत की हिफाजत करें और हमें ये छुरा कि हरम की आबरू पर कोई आंच ना आने पाए। खबरदार जो कोई आगे बढ़ा। मैं कहता हूं गिरफ्तार कर लो इन्हें और ले जाकर कैद खाने के अंदर ही कोठरी में डाल दो। लाशें ले जाने का इंतजाम कीजिए, किसी से कहिएगा नहीं कि ये कत्ल हिजड़ों ने किया। कोई यकीन नहीं करेगा। अगर हिम्मत करके कह भी दिया तो आपकी बड़ी बेइज्जती होगी कि हिजड़ों के हाथ जलील हुआ।
जनाबर आपा, आपने तो सचमुच दिल खुश कर दिया। दुनिया से बहादुरी और भरोसा उठ गए थे, तुम्हारे दम से आज फिर जिंदा हो गए। बस एक काम और कर दो। इमादुल मुल्क की नियत तो तुमने देख ही ली। किसी तरह हमारे बेटे और अपने बादशाह सलामत को खबर भिजवा दो। खबरदार रहें, वजीर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। जी, मैं कह देती हूँ मुनीरुद्दीन से। इस जाहिल वजीर को कोई नहीं रोक सकता। जब 11 साल पहले भाईजान दिल्ली में थे और इस मोजी ने उन्हें गिरफ्तार करना चाहा था, तो मराठा सरदार नारू शंकर ने उन्हें बचाया था। यही सोचकर तो हमने सनोबर को उज्जैन महाजी सिंधिया के पास भेजा था। लेकिन हमारे नसीब, महाजी ने कोई फैसला करने से इनकार कर दिया। मलका आलिया, उनकी कुछ मजबूरियां थीं। वक्त आने पे आदमी आदमी को पहचानता है। मैं कहती हूँ कि वो हमारे बादशाह सलामत की मदद को जरूर आएंगे, उनका साथ जरूर देंगे। खुश नसीब हो कि दूसरों पर भरोसा कर सकती हो। हमें तो ये भी भरोसा नहीं कि जहां हम रहते हैं वो किला है, कैद खाना या जंगल, जहां दिन में भी जानवर आ जाते हैं और जो जी चाहता है करके चले जाते हैं। अब आओ, सरदार पूजा खत्म कर चुके हैं। तुम्हारे सरदार पूजा ही करते हैं या कुछ और भी करते उड़ हैं? मत, अपनी जात में रहे। अरे देखी नहीं है हमारी जात। हमारी जात देखोगे तो अपनी जात भूल जाओगे। हाँ, इस सर पर टीका ही है या कुछ और भी है? अंदर चल और जो लेना है वहां से ले ले। अरे वो तो लेकर ही रहूंगी, वही तो लेने आई हूँ। आओ आओ चंपा भाई, आओ बैठो। नाना सरकार, हम तो यहीं भले सरकार। तुम जहाँ चाहो वहां बैठ सकती हो, वहीं भला। ये बताओ, उसका कुछ पता चला? पता तो कुछ नहीं चला सरकार। हाँ, ये हार दे गया है। ये हार उसने दिया है? यानी कि वो गरीब भूखा नंगा नहीं है? आप किस चक्कर में पड़ गए सरकार? अरे ऐसी चीजें तो हमें वो भी दे जाते हैं जिनके घरों में चूल्हे नहीं जलते और जिनके बीवी बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं। लेकिन अब तो तुमने उसे देख लिया है। क्या वो सरदार जानको जी है? मुझे तो सारे मर्द एक जैसे नजर आते हैं। लेकिन जब वो तुमसे बात करता है तो? सही कहूँ, जहाँ लेटे तो सब मर्द एक जैसी बातें करते हैं। आप सुने तो पहचान नहीं पाएंगे कि सेनापति बोल रहा है या कोई लुच्चा लफंगा। लेकिन उसने कहीं तो कोई ऐसी बात की होगी जिसे पता चले कि वो आम आदमी है या सेनापति घराने का। हमको तो पता नहीं चलता। हाँ, वो परसों आया था तो हाय चंपा भाई, आज तो तूने तबीयत खुश कर दी। जानको जी महाराज, हमने तो आपकी तबीयत खुश कर दी। जरा हम भी तो देखें कि आप हमारी तबीयत कब खुश करोगे। हाय हाय चंपा भाई, एक बार सूबेदार बन जाने दे, कसम से तुझे मैं जेवरों से लाद दूंगा। वो तो सभी लाद देते हैं, तुम कौन सी नई बात कर रहे हो? अच्छा, तो क्या चाहती है? तुम अपने पास रखोगे? कबूतरी की तरह यूं दबोच कर रखूंगा, तेरी कसम। जो तुम्हारी रानी है वो रहने देगी? अरे मर गई, वो तो मर गई। और तो होंगी। अरे मार गोली उन्हें। तेरे जैसे तो मैंने आज तक नहीं देखी। क्या नरम नरम, क्या गरम गरम। अब छोड़ो भी, तुम मेरी ही गर्मी देखते रहोगे या अपनी भी गर्मी दिखाओगे? दिखाई नहीं है क्या? एक बार राजी हो जा, सारी उम्र दिखाऊंगा। रात को सवेरा होते ही तुम भेज दोगे डेरे पे नाचने को? उसकी ऐसी की तैसी जो तुझे नचाए। हाँ? उज्जैन की हवेली मिल जाने दे, उसमें तुझे रखूंगा। क्या बनाकर? रानी
पटरानी या वही जो बनाकर रखते हो खंडरानी? खंडरानी? ये क्या होती है? खंडरानी नहीं जानते? हाँ। पकड़ा गया चंपाबाई, पकड़ा गया। वो जानको जी हो ही नहीं सकता। कैसे? जानको जी होता तो उसे मालूम होता कि मराठे जिन औरतों से शादी नहीं करते और घर में रखते हैं उन्हें खंडरानी कहते हैं। फिर तो हमने सही पूछा। जो जानको जी थे उनकी अपनी खंडरानी थी? हाँ, और उसने भी सही जवाब दिया। हाँ। अपनी जात दिखा दी। तुम्हारा इनाम। बस एक काम और कर दो। क्या? उसे यकीन दिला दो कि तुम उसकी होकर रहोगी। उससे बातें करो, तरह तरह की बातें, अपने बचपन की, अपने गांव की, अपनी गरीबी की। कभी न कभी उसके मुंह से अपनी जिंदगी के बारे में कुछ न कुछ जरूर निकल आएगा, क्योंकि वो अमीर नहीं हो सकता। रात को बहुत गर्मी थी, बड़े मच्छर थे। लगातार उसने कई मच्छर मार डाले। मैंने पूछा कि तुम बड़े मच्छर मार लेते हो? तो उसने कहा, मैं तो बचपन से मच्छर मारता आया हूं, हमारे घर में बहुत मच्छर थे। सही पकड़ा तुमने, हरामी भुक्कड़ घर का। जानको जी गांव में नहीं उज्जैन में रहते थे। अच्छा। वहीं पले बड़े। उनके घर में मच्छरदानियां थीं, पंखा झलने वाली दास दासियां थीं। ऐसी बात है तो तैयार रखिए दूसरा इनाम सरकार। अगली बार आऊंगी तो उस साले की सारी कुंडली मेरे पास होगी। अच्छा सरकार, मैं चलती हूँ। बस यही कहना था हमें। अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम करता हूं नाना साहब। अरे अंबा जिंगले, आओ बैठो। हम खुद तुम्हें बुलाने की सोच रहे थे। कोई समाचार है भी और नहीं भी, मगर मेरे पास है नाना साहब। वो जो जानको जी बना बैठा है, जानको जी नहीं है, ढोंगी है, बदमाश। उसे तो यह भी नहीं पता कि खंडरानी क्या होती है। खंडरानी? इसका जानको जी से क्या ताल्लुक है? मैंने अपनी जासूस एक नाचने वाली उसके पास भेजी। बातचीत में खंडरानी की बात आई तो कहने लगा, हाँ, खंडरानी क्या होती है? फिर उसके मुंह से निकल गया कि मेरे गांव में बहुत मच्छर थे, रात भर बैठा मारता रहता था। जबकि हमको पता है कि जानको जी उज्जैन में पले बड़े, उनके घर में मच्छरदानियां थी, पंखा झलने वाले नौकर थे। अभी 2 आदमी यहां से गए, आपको मिले थे? हाँ हाँ, देखा। कौन थे वो? जानको जी सिंधिया के पुराने सरदार भापकर जाधव। ये वो थे? हाँ, जानको जी से मिलकर आए। कहते थे वो जानको जी हैं। आप कहना चाहते हैं कि जब जानको जी के पुराने सरदार गवाही देंगे तो दरबार में नाचने वाली के सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा। मालूम करना होगा कि अगर वो जानको जी नहीं है तो है कौन। श्रीमंत ने आपसे भी तो पता करने को कहा था। कहा था पता करना है, पर कुछ और है जो भी करना है। क्या? तुम्हारे स्वामी महाज जी को यहां बुलाना है। फौरन संदेश भेजो कि वो अपने लश्कर के साथ बिना देर किए पुणे आए। ये काम
अब आपको करना होगा नाना साहब। क्या? मैं तब तक पुणे से नहीं जा सकता जब तक इस जानको जी का भांडा नहीं फोड़ देता। और इस बार उनको बुलाने के लिए आपको लिखकर परवाना भेजना होगा। ऐसा मेरे स्वामी महाजी सिंधिया का संदेश आया है। बड़े स्वामी भक्तों, नाराजगी भी दिखाना जानते हो। जब चौथ जब्त कर ली गई तो मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता था, नहीं हुआ। यह श्रीमंत और आपकी कृपा है। यानी हमें याद दिला रहे हो कि हमें क्या करना है? ठीक है, कल आना। कल चलेंगे देखने उस जानको जी को कि वो है कौन। प्रणाम श्रीमान। पूछताछ पूरी हो गई? बयान पर इसका अंगूठा लगवा लिया? जी श्रीमान, ये इसका बयान है। ये कहता है कि ये जासूस नहीं है, श्रीमंत रघुनाथ राव के यहाँ की खुफिया चिट्ठियां लाने ले जाने वाले दस्ते का आदमी है। ये उनकी चिट्ठी मुंबई के अंग्रेज गवर्नर को पहुंचाकर आ रहा था। इसके पहले भी इसने कई चिट्ठियां निजाम के यहां पहुंचाई हैं। इसका एक साथी मैसूर भी गया है। इसका क्या किया जाए श्रीमान? अगर ये तैयार हो कि जब भी इसे चिट्ठी मिलेगी ये हमें बताएगा और दिखाएगा तो इसे छोड़ा जा सकता है। मेरी बात का यकीन कीजिए माई बाप, मैं अपने बाल बच्चों की सौगंध खाकर कहता हूं, आपको बराबर बताता रहूंगा, सब कुछ बताता रहूंगा। इसे कैद में रखो। रघुनाथ राव का खत ले जाने वाले का बयान और निजाम का बयान जो महाजी ने भेजा है, उससे लगता है कि लगता है? आई साहब, आपको अभी तक लगता है जबकि सबूत आपके सामने है? मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कहता हूं, काका साहब हमें गद्दी से उतारकर एक दिन खुद पेशवा बन जाएंगे। श्रीमंत सही कहते हैं भाई सरकार। तो क्या किया जाए? दरबार बुलाया जाए? दरबार? हम वो दरबार बुलाएं जहां के 3/4 सरदार काका साहब ने खरीद कर थैली में बिच्छुओं की तरह पाल कर रखे हैं। हम एक बार फिर से दरबार में मुंह की खाएं। तो क्या किया जाए माधवराव? आई साहब, हम काका साहब को एक लंबी मुहिम पे भेजना चाहते हैं, पुणे से इतनी दूर कि वो हमारे सर पे बैठकर हमारे ही सर का सौदा किसी और से ना कर सकें। पर उन्हें भेजेंगे कहां? उत्तर में, उन इलाकों में जहां कभी हमारी चलती थी और अब नहीं चलती। उन्हें इतना सीधा समझते हो? जो चालाक होता है वो अपने ही जाल में फंसता है। उन्हें बुरा लगा कि महात्मा ने राजपूताना से चौथ वसूल की तो उन्होंने जब्त कर ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि महात्मा का नाम हो। उनसे ज्यादा तो काकी साहब को गिला है कि स्वर्गीय पेशवा जी ने उन्हें नहीं, भाऊ को अब्दाली से लड़ने के लिए उत्तर में भेजा। अब हम उन्हें उत्तर में भेजेंगे और कहेंगे, स्वर्गीय पेशवा जी महाराज से जो गलती हुई उसका सुधार हम करते हैं। आप उत्तर का कल्याण कीजिए। जाइए, उत्तर संभालिए। नाना, आज पूजा है, तुम जाओ, माधवराव पूजा के बाद आएंगे। जो आज्ञा।
नाना के सामने नहीं कहना चाहती थी, इसीलिए भेज दिया। अपने काका साहब को उत्तर में गलती से भी अकेले ना भेजना। वहां जाकर वो अपना अलग राज बिठा सकते हैं, अंग्रेजों से मिल सकते हैं, आकर पुणे पर चढ़ाई कर सकते हैं। इसीलिए विश्वासराव को, तुम्हारे भाऊ को, सदाशिवराव भाऊ के साथ मैंने भेजा था। आज तक यही नीति चली आ रही है। तो फिर उनके साथ मैं जाऊं? नहीं बेटे, मल्हार राव होळकर और महाजी सिंधिया को भेजोगे। महात्मा, पर उनकी सूबेदारी का फैसला भी नहीं हुआ। और काका साहब, वो तैयार होंगे? तैयार करना पड़ेगा बेटे, और उसके लिए एक ही रास्ता है कि तुम जोर नहीं दोगी कि महाजी सिंधिया को सूबेदार बनाकर ही भेजा जाए। लेकिन महात्मा, काका साहब की कमान में? अगर रघुनाथ राव को भेजना है तो यही करना होगा। यही दो आदमी हैं जो वहां जाकर उन पर काबू रख सकते हैं। जो बैल अपना रस्सा तुड़ाकर भागता है, तब उसके घुटने तोड़ने के लिए उसके गले में एक लकड़ी का लंबा खूंटा बांध देते हैं। तुम्हें भी एक नहीं, 2 खूंटे बांधने होंगे अपने काका साहब के गले में। पर महाजी के साथ ये अनैतिक, अन्यायपूर्ण नहीं होगा? वक्त आने पर आदमी दूसरों के साथ ही नहीं, अपने साथ भी अन्याय करता है। जो ऐसा नहीं करते हैं, राजनीति में मारे जाते हैं। अगर राज्य को बचाना है तो महाजी के साथ अन्याय करना ही पड़ेगा बेटे।